जम्मू कश्मीर विधानसभा इलेक्शन का दूसरा फेज आज चल रहा है। गांदरबल और बडगाम में जहां अच्छी खासी जो है अभी तक पोलिंग परसेंटेज हुई है, श्रीनगर थोड़ा सा स्लो है। हमारे साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला है, जिन्होंने अभी कुछ देर पहले सोनवार बर्नहॉल स्कूल पोलिंग बूथ में जो है अपना वोट डाला। सर, पहले ये बताइए कि अभी तक पहला फेज अच्छे से हो गया है, सेकंड फेज का टोन बना था कि अच्छी खासी जो है वोटिंग परसेंटेज होगी, लेकिन श्रीनगर थोड़ा सा स्लो चल रहा है, लेकिन बाकी जगह जो है वोटिंग हो रही है अच्छी से। श्रीनगर भी अपना वोट डाल देगा, ठहर जाइए, अभी वक्त है। और मुझे खुशी है कि लोग निकल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, अपनी तकदीर को बदलाना चाहते हैं, यहाँ की मुश्किलों को दूर करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सर, इस सेकंड फेज में एक नई चीज हुई है, फॉरेन डेलीगेशन जो है श्रीनगर में है। अभी हम उनसे बात कर रहे थे तो यूएसए से और बाकी जो यूरोपियन यूनियन है वहां से आए हैं, अलग अलग पोलिंग बूथ्स पे जा रहे हैं। इस जो है नई चीज को, अचानक ऐसी चीज हुई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है। हुकूमत हिंदुस्तान ने इनको इजाज़त दे दी, मगर मैं इसी हिंदुस्तान हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि फॉरेन जर्नलिस्ट को क्यों नहीं इजाज़त दी? उनने भी तो इजाज़त मांगी थी। क्या वजह है कि इनको इजाज़त दे दी और उनको इजाज़त नहीं दी? ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है। क्या वो सच्चाई छुपाना चाहते हैं, सच्चाई को दबाना चाहते हैं? अफसोस है मुझे। एक तरफ से वो डेमोक्रेसी का नारा सारी दुनिया में मार रहे हैं और फिर यहाँ पे इजाज़त नहीं देते इनको आने की। सर, इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो सीधा सीधा लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस बीजेपी है। जम्मू में बीजेपी के लीडर आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं या अमित शाह आ रहे हैं, तो सिर्फ जो है एनसी को निशाना बना रहे हैं कि खानदानी राज था, उस वजह से तबाही हुई, अब हम वो खत्म करेंगे। और उसके साथ साथ ये भी बोल रहे हैं कि स्टोन पेल्टर्स को रिलीज नहीं किया जाएगा, रास्ते नहीं खोले जाएंगे। तो ये जो एक नैरेटिव है, जो एक तरीके से आपको टारगेट किया जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनको याद दिलाना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म को याद दिलाना चाहता हूँ। राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद साहब ऑपोजिशन के लीडर थे। इन्होंने दो स्टेट्स को कंपेयर किया, गुजरात को और जम्मू कश्मीर को। यहाँ 370 भी था, 35A भी था। और जो उन्होंने वहाँ पे आंकड़े दिए, उसमें जम्मू कश्मीर को उन्होंने बहुत ऊपर दिखाया और गुजरात को उससे बहुत नीचे दिखाया। वो कैसे हुआ? अगर सचमुच इन तीन खानदानों ने यहाँ बर्बादी की होती तो फिर ये रियासत उठी कैसे? इसका जवाब देना वो। फिर ये बताएं कि मुफ्ती साहब के साथ तो बैठे थे, हा? उस वक्त वो ठीक थे, उनकी बेटी के साथ भी बैठे थे, ठीक थे। आज क्योंकि वो उनके साथ नहीं है तो आज वो रियासत ख़त्म करने वालों में से। क्या अफसोस मुझे है कि ये किस सोच के लोग हैं, इनकी सोच को हुआ क्या है कि सच्चाई देख नहीं सकते। सर, बीजेपी ने जो है लोकसभा में यहाँ कोई कैंडिडेट उठाया नहीं, तो कहीं ना कहीं उनको रियलाइज हो गया कि कश्मीर में अभी जो है उनका शायद कवल खिल नहीं सकता और जम्मू में ही सारा फोकस है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने भी कहा कई बार, ए टीम, बी टीम, सी टीम, और अभी जो इंजीनियर का यहाँ आना और एक खलबली मचाना है, मतलब अपनी तरफ वोट करना है, डिवाइड करना, कई जो है ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ की रीजनल पार्टीज वैसे देख रही हैं। आप कैसे इस सारी चीजों को देखते हैं जो अचानक एक ये ट्विस्ट आया? पहले तो मैं आपसे ये क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ के लोगों से और सारे भारत के लोगों से कि रशीद इंजीनियर नहीं है, वो मेट था। कैसे इसका नाम इंजीनियर लगा मुझे पता नहीं। और ये भी हिंदुस्तान की हुकूमत से पूछना चाहता हूँ, इसको बंद क्यों किया? अगर आप 5 साल इसको बंद क्यों रखा, उसकी वजह बताएं ना लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को बताएं। और आज कैसे इनको छोड़ दिया जबकि यहाँ इलेक्शन थे? किस लिए छोड़ा? कि यहाँ के लोगों को बांटे? मगर यहाँ के लोग इसकी सियासत को समझ चुके हैं। ठीक है, अब लोग दिखाएंगे आपको। वो अगर उनको तो सबको छोड़ना चाहिए था, यासीन मलिक साहब को भी छोड़ना चाहिए था, हमारे नेल्सन मंडेला को भी छोड़ देना चाहिए था जो उनकी जेल में है। तब भी ये देखते यहाँ क्या होगा। यही लोग थे ये जो आज ये रशीद साहब हैं, ये तो कहते थे प्लेबिसाइट होना चाहिए यहाँ, ये तो कहते थे हमारा रिश्ता पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। आज कैसे बदल गए? कहाँ गई वो प्लेबिसाइट की बात, पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान से पैसा लाने की बात, कहाँ गई? ये तो मैं समझता हूँ जनाब, शैतान के साथ भी रिश्ता जोड़ेंगे अगर इनके फायदे में होगा।
सर आप जो है हमेशा एक बात आपने कंसिस्टेंटली कही है कि अमन चाहिए और अमन तभी होगा जब इंडिया पाकिस्तान बात करेंगे, क्योंकि नहीं तो किसी ना किसी तरीके से जो टेररिज्म है बंदूक चलती रहेगी। अभी कश्मीर में नहीं है, जम्मू में है, जम्मू में नहीं होगी कहीं और होगा, तो यहाँ के लोग जो है पिसते रहेंगे। तो आज भी आप क्या कहते हैं कि वही एक तरीका है बात करने का? क्योंकि बीजेपी तो बहुत उससे आगे निकल चुका है, कह रहा है बात की तो बात ही नहीं है, हम तो पीओके वापस लेंगे। जनाब 10 साल ये लोग हुकूमत में है, 11वां साल है, क्यों नहीं लिया इन्हें पीओके आज तक? बताइए ना, इनसे पूछिए ना। ये तो रोज कहते हैं पीओके लेंगे, क्यों नहीं लिया? हमने रोका इन्हें। वो पिछले दफा इलेक्शन के लिए पहले वो हमला किया था बालाकोट, क्या हमसे पूछा? वहां भी हमारा ही जहाज गिरा। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। अगर हमारी हुकूमत आज होती और ये जो जम्मू में हो रहा है, आसमान से ये बोलते। आज इनने प्रेस को ऐसा दबा रखा है कि प्रेस सच्ची बात कह ही नहीं सकता, वो कोई दिखा भी नहीं सकता। यह हालत है, इसको बदलाना है। प्रेस की आज़ादी होनी चाहिए, वो सही बात कहेगा तो हुकूमत अगर गलत करती है उसको ठीक कर सकेंगे। मैं जब हुकूमत में था, प्रेस लिखता था मेरे खिलाफ, मैं उसी वक्त तहकीकात करता था, भैया यहाँ क्या बात है। वो एक गाइड करता है आपको सही तरीके पर चलने के लिए, और उसको वापस करना है। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन वापस लाना है। राइट सर, लास्टली अभी जिस तरीके से बात चल रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद फ्रैक्चर्ड मैंडेट ही होगा। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशंस, परमिटेशंस, उसके बाद जो है अलग अलग लोगों को साथ आना पड़ेगा। आपको लगता है कि एनसी कांग्रेस जो है लाइक माइंडेड, जब आप बात की थी आपने सिर्फ आप ही ने कहा था कि पीडीपी जो है अभी भी उनके दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा 8 अक्टूबर को कि कैसे चलेंगे। लेकिन आपको लगता है कि सभी लोग साथ आ सकते हैं बीजेपी के खिलाफ अभी? देखिए, न तो मेरे पास वो तिलिस्मी चिराग है जिसे मैं पूछ सकूंगा कि मैंडेट क्या होगा जी। इसलिए ये कहना कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, मैं इस पर कुछ बात नहीं कर सकता। वो 8 अक्टूबर को पता लगेगा कि क्या मैंडेट है और क्या स्थिति होगी। उसके मुताबिक हम लोग सोचेंगे, उस वक्त कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बैठ के सोचेगी। राइट। लास्टली सर, बीजेपी अनटचेबल है कांग्रेस ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, फिर 8 अगस्त के बाद ही होगा जो होगा? उस जमात से मिलना जो नफरतें पैदा कर रही है, जो मुसलमान और हिंदू और सिख ईसाई के दरमियान एक दीवार खड़ी कर रही है, मैं समझता हूँ वो बहुत गलत होगा। अगर हमें कभी भी ऐसी जमात से, जो हमें मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को एक माइनॉरिटी स्टेट बनाना चाहते हैं, उनके साथ हमारा कभी हाथ नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे फारूक अब्दुल्ला, काफी डिटेल में अलग अलग मुद्दों पे बात की और ये भी कहा कि बीजेपी के साथ जो है नफरत की जो सियासत है उनकी, उस वजह से हाथ नहीं मिलाया जा सकता। लेकिन अगर आप जो आज का मुद्दा है फॉरेन डेलीगेशन की बात की उन्होंने, तो कहा कि फॉरेन प्रेस को इजाजत क्यों नहीं? अगर फॉरेन डेलीगेशन यहाँ आ सकती है तो फॉरेन जो प्रेस है, जो जर्नलिस्ट हैं, उनका यहाँ आना बार क्यों है? तो सेकंड फेज पोलिंग चल रही है, लेकिन उसमें आज एक नई बात, जहां एक फॉरेन डेलीगेशन जो है एमईए ने उनको लाया है, वो जगह जगह पोलिंग बूथ्स पे जो है अभी जा रही है, वहां देख रही है कि इलेक्शन कैसे हो रहा है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी कॉन्फिडेंट कि फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज भी जो है उनके हक में होगा। और खासकर श्रीनगर की बात करें तो हमेशा की तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही वोट देगा। कैंपस तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।